हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं दीपक कुमार। आज आप सभी हमारे साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के पीडीएफ्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर प्राप्त कर सकते हैं एवं नोट्स दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश मींस बाय लैंग्वेज में उपलब्ध कराया जाएगा। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप फर्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस मींस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में आप जानेंगे। तो आप चलिए हम इसके मेन फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। कहता है फर्स्ट स्लाइड्स की इसका स्थापना भारत ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस में पेरिस क्लाइमेट डील के दौरान फ्रांस के साथ मिलकर करा था। तो हम यहाँ पर पहले इसकी हिस्ट्री को जानेंगे। आप इतना जानिए कि 30 नवंबर 1915 को पेरिस में मींस फ्रांस की राजधानी कैपिटल पेरिस में एक समिट चल रही थी जिसे हम पेरिस क्लाइमेट डील के नाम से जानते हैं। इसमें दुनिया भर के सारे देश को बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था और जो हमारे जो बिगड़ रही जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, जो क्लाइमेट चेंज को लेकर एक वार्ता होनी थी जिसमें सभी देशों ने पार्टिसिपेट किया था। इवन इंडिया के लिए भी स्पेशल इनवाइट किया गया था जिसने नरेंद्र मोदी ने इसका रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। तो उसी दिन उसी दौरान जिसे हम कोप 21 के नाम से जानते हैं मीन जो पेरिस क्लाइमेट डील को हम एक और नाम से जानते हैं जो है कोप 21। तो इसी के दौरान फ्रांस की राष्ट्रपति और भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर एक अलायंस बनाया था इंटरनेशनल लेवल पर जिसे हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नाम से जानते हैं। और इसकी पर्पज भी कहीं ना कहीं पेरिस क्लाइमेट डील से संबंधित है। इसके बारे में हम विस्तार रूप से अगले स्लाइड में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो आप इतना जानिए कि 30 नवंबर 1915 को पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी और इसी के दौरान एक अलायंस को बनाया गया था जो मोदी और फ्रांस की राष्ट्रपति के सहयोग से, जिसका नाम हम आज के रूप में देखते हैं तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नाम से जानते हैं। और उसकी हेडक्वार्टर्स इंडिया में ही है। और भारत पहली एक ऐसी कंट्री है या पहली आप मान सकते हैं कि इससे पहले, इस घटना से पहले, इस अलायंस या इस गठबंधन से पहले ऐसे बहुत सारे गठबंधन हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, बट उसकी हेडक्वार्टर आज तक भारत में नहीं है। सिर्फ ओनली इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हेडक्वार्टर है जो दिल्ली के पास गुड़गांव में स्थित है। तो अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। आप देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि पर इसका घोषणा सर्वप्रथम लंदन के वेम्बली स्टेडियम में मोदी ने किया था। हाँ, बिल्कुल सही। जैसे हमने अभी पढ़ा कि पेरिस क्लाइमेट डील के दौरान इसकी स्थापना किया गया था फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा मिलकर, लेकिन इसकी जो घोषणा थी, इस वर्ड्स को इंटरनेशनल सोलर अलायंस की ऐसी आइडिया को रिप्रेजेंट पहले कहां किया गया था तो लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। वेम्बली स्टेडियम में मोदी ने किया था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर लिख रहा है कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। अब ये क्या है आप सोच रहे होंगे, तो ये इसी से रिलेटेड है। आप यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। ये आप वर्ल्ड के नक्शा देख रहे होंगे। यहाँ पर क्या है, एशिया है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट है और ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है और ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। तो आप यहाँ पर बीच बीच में एक लाइंस डॉट डॉट बने देख रहे होंगे और यहाँ पर लिखा है ट्रैपिक ऑफ कैंसर्स मीस और ट्रैपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न्स। इसका मतलब होता है कर्क रेखा और मकर रेखा। और ये जो बीच में लाइन जो तिरा हुआ है ये इक्वेटर है, मतलब भूमध्य रेखा है। अब यहाँ पर एक फैक्ट बताता हूं मैं, चलता हूं मैं आपको कि ये जो रीजन्स है इसके बीच में जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो रीजन्स आ रहे हैं, भारत के भी कुछ हिस्सा इसके अंदर आती है। तो इस रीजन्स में काफी गर्मी पड़ती है, दिन भर काफी धूप होती है और शाम में मीन्स 5 से 4 के बीच में डेली बारिश होती है। यहाँ पर जो रीजन्स में डेली बारिश होती है कितने बजे, 4 से 5 के बीच शाम में होती है और दिन में काफी धूप होती है। तो अब जरा सोचिए कि इस रीजन पे यदि हम सोलर पैनल की एक पट्टी बिछा दें तो कैसा रहेगा। इससे कितनी एक बड़े स्तर पर, एक बड़े लेवल पर ऊर्जा को प्रोड्यूस किया जाएगा। तो मोदी ने इसी को लेकर एक भाषण दिया था जिसमें एक वर्ड यूज किया था, वो वर्ड था कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। मतलब कि जो दुनिया में एक सूरज है, एक सन है और एक वर्ल्ड है और एक हम ग्रिड बनाएंगे, एक जो सोलर पैनल के हम ग्रिड बनाएंगे जिसको इस रीजन्स में हम इसको लगाएंगे। तो अब यहाँ पर एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा
कि आपने सुना होगा हमेशा कि सूरज तो अस्त हो जाती है, जैसे भारत में अभी दिन है तो 4-5 घंटे के बाद रात हो जाएगी, तो सूरज तो अस्त हो गया ना। लेकिन मोदी जी का कहना है कि सूरज अस्त ही नहीं होता। तो आप ये देखिए कि जैसे भारत में अभी दिन है, तो अभी जो अमेरिकन कंट्री जो है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, या फिर जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, उसमें जितने भी कंट्री आते हैं वहां पर अभी रात होगा। अमेरिका में भी रात होगा। जब अमेरिका में दिन होगा तो भारत में रात होगा, तो मीन्स कहीं ना कहीं दिन होगा। इसका मतलब ये हुआ। तो यदि हम पूरी दुनिया में इस पैनल को, इस सोलर पैनल को बिछा दे इस रीजन में, क्योंकि यहाँ पर जो सूरज का धूप सीधा पड़ती है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न्स में जो सन की जो किरणें वो सीधा आती हैं, इसलिए यहाँ पर ज्यादा गर्मी होता है। इसलिए इस रीजन में आप देखेंगे जो लोग ज्यादा ब्लैक टाइप के होते हैं, तो वो जोग्राफिकल से यहाँ पर वो फीचर्स हैं। तो इस रीजन में उनका जो मोदी जी का आइडिया था कि हम एक सोलर पैनल की पट्टी बिछाएंगे, जिसे हम ग्रीन ग्रिड के नाम से जाना जाता है आज की वर्तमान इन द प्रेजेंट टाइम पीरियड्स। तो और हम ऐसे एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। जब भारत में दिन रहेगा तो हम एक सोलर पैनल के साथ साथ एक सबमरीन केबल बिछा देंगे पूरी दुनिया में, इस रीजन में, और सारे देश को सबमरीन केबल से हम जोड़ देंगे, एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। और जब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में दिन रहेगा तो यहाँ पर बिजली प्रोड्यूस होगा, तो इस सबमरीन केबल के द्वारा भारत में आ जाएगी बिजली और यहाँ पर चलेगी। और जब भारत में दिन होगी तो हम इधर जो कंट्री है, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, ये सब कंट्री को हम बिजली भेज देंगे। किसके द्वारा? तो सबमरीन केबल के द्वारा। तो दो चीज यहाँ पर है। एक तो मोदी जी ने बोला था कि हम सोलर पैनल को बिछाएंगे, एक ग्रीन ग्रिड बनाएंगे और इसके साथ एक सबमरीन केबल बिछाएंगे पूरी दुनिया में, जिसके द्वारा जो बिजली की सप्लाई आसानी से हियर एंड देयर, यहाँ से वहां किया जा सकता है। तो ये उनकी योजना थी। अब हम उसी स्लाइड्स पे आएंगे। तो इसी को नाम दिया गया वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो आप जान गए होंगे कि क्या वो एक सूरज, एक दुनिया और एक ग्रिड क्या है, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आप आए हुए, इसकी पर्पज क्या है, इसकी उद्देश्य क्या है, इसको क्यों बनाया गया। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा गया है कि इसका उद्देश्य कोयले जैसे प्रदूषण युक्त ईंधनों का उपयोग बंद कर अक्षय मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना है। जैसे आप अभी इन द प्रेजेंट टाइम पीरियड्स, अभी जैसे दीपावली खत्म हुई है तो दीपावली में इतनी पटाखे फोड़ी गई, या फिर जो पराली जलाई जाती है जो इन द पंजाब रीजन, उससे क्या होती है कि दिल्ली वगैरह जो बड़े बड़े शहर है वहां पर इतनी प्रदूषण हो गया है कि लोग अब श्वसन क्रिया भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए इस तरह की जो अलायंस है, इस तरह की गठबंधन है, इन द इंटरनेशनल लेवल, इन द अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बनाया जा रहा है। इससे हम इसकी पर्पज क्या होगा, तो इसका पर्पज है कि इसका उद्देश्य कोयले जैसे प्रदूषण से युक्त ईंधनों का उपयोग बंद करना है और रीन्यूएबल्स मींस जैसे सोलर एनर्जी हो गया या विंड एनर्जी हो गया, ये सब जो रीन्यूएबल एनर्जी के कैटेगरी में आते हैं। तो ये हो गया, इसका एक पर्पज हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं कि यह संगठन कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित सभी राष्ट्रों को सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है। जैसे अभी हम नक्शे में आपको बताया, जैसे अब फिर से देख लीजिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो इसी को हम कर्क और मकर रेखा बोलते हैं। इसको कर्क और इसको मकर बोलते हैं, इसको इक्वेटर, इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो यहीं पर वो बोल रहे हैं कि सोलर पैनल लगाने के लिए, और जो इसके बीच जितने भी देश आते हैं, जैसे साउथ अमेरिकन, इसको हम लैटिन अमेरिकन भी बोलते हैं, इसके कंट्री हो गए, साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कंट्री हो गए, एशियन कॉन्टिनेंट के कंट्री हो गए, ये सब जितने भी देश हैं, इसको एक जोड़ना, एक प्लेटफॉर्म पर लाना और सोलर पैनल को प्रोत्साहित करना, लगाने के लिए इसकी जो गठबंधन है, इसका एक मेन पर्पज है, इसका काम है। तो इसकी पर्पज हम जान गए कि इसका पर्पज क्या है, मींस शॉर्टकट में जान लीजिए कि इसका पर्पज है कि कोयले जैसे ईंधनों को बंद करना और रीन्यूएबल एनर्जी की ओर आगे बढ़ना, उसकी ओर कदम बढ़ाना, और इसकी मकर रेखा और कर्क रेखा में जितने उसके बीच जितने भी देश आते हैं उनको, उन राष्ट्रों को सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आप चलते हैं। अब इसकी चैलेंज क्या है। अब तक हमने क्या जाना, तो अब तक हमने जाना कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हिस्ट्री क्या थी, इसको क्यों बनाया गया, इसकी पर्पज क्या थे। अब हम जानेंगे कि सही, चलिए सही है, इसे हम लगा देते हैं। तो इसके लगाने के दौरान हमें चैलेंज
किन किन चुनौतियों को फेस करना पड़ेगा, सामना करने पड़ेगा, उसके बारे में हम जानते हैं। तो जैसे आपको पता होगा सोलर पैनल काफी महंगे होते हैं, काफी ज्यादा ही महंगे होते हैं। जैसे गरीब जो राष्ट्र हैं, जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत सारे देश आते हैं, तो वो सब बहुत गरीब है, उनकी जीडीपी बहुत कम है, बहुत ज्यादा ही कम है, तो वो कैसे लगाएंगे? तो एक सवाल उठती है कि भाई वो कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए मोदी जी ने और फ्रांस के मैनुअल, जो फ्रांस के राष्ट्रपति है, उन्होंने मिलकर एक फंड तैयार किया, एक सोलर अलायंस के ही अंदर एक डिपार्टमेंट बनाया, जिससे आर्थिक रूप से जो देश कमजोर हैं, वीक है, उनको सहायता किया जाएगा और सोलर पैनल लगाने के लिए उनको आर्थिक रूप से मदद किया जाएगा और मेंटली रूप से मदद किया जाएगा। तो इनका एक चैलेंज ये हो गया कि जो सोलर पैनल बहुत महंगे होते हैं, पर इसके लिए भी भारत और फ्रांस ने एक तरीका, एक सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। अब नेक्स्ट टाइम हम जो इस एनर्जी को हम स्टोर नहीं कर सकते, बिल्कुल सही। जैसे एनर्जी के आप, जैसे हमारे यहाँ ये जो बल्ब जल रही है, ये ट्यूबलाइट जल रही है, आपके यहाँ भी ट्यूबलाइट जल रही होगी, जो बिजली आती है वो क्या है? वो कंटिन्यूअस चल रही है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ताप घर में, आपके आसपास जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट में ताप घर होंगे, वहां से बिजली बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है, आपके यहाँ पहुंच रही है। जिस समय ताप घर में बिजली बनना बंद हो जाएगा, आपके घर के बल्ब भी बंद हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक कंटिन्यू प्रोसेस है। हम बिजली को स्टोर नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज बिजली को प्रोड्यूस किए और फिर हम 2-4 दिन बाद, महीनों बाद, सालों बाद, कई हफ्तों बाद आप उसे यूज कर सकते हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक रीन्यूएबल एनर्जी मींस वो एनर्जी फ्रेंडली नहीं है, तो और उससे काफी ज्यादा प्रदूषण भी होती है, तो एनर्जी को हम रीस्टोर नहीं कर सकते। ये भी एक चैलेंज के रूप में काउंट यानी गिना जा सकता है। और लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल उठती है, आप कहेंगे कि कैसे नहीं कर सकते? हम तो कर सकते हैं। यदि हम बैटरी को चार्ज कर लेंगे लाइन से, और बैटरी में आप एक केमिकल्स एनर्जी में वो स्टोर कर लेंगे, और फिर जब हमको मन होगा तो हम इस लाइट्स या बैकग्राउंड कुछ भी चला सकते हैं। तो इस ढंग से तो कर सकते हैं, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, आप कर तो सकते हैं। लेकिन यहां भी आपको एक पॉइंट्स को, एक बात को ध्यान देना पड़ेगा कि आप कब तक कर सकते हैं। जैसे कोई बैटरी को आपने चार्ज कर दिया और छोड़ दिया, आपने यूज न भी करते हैं उसे, तो आप ऑटोमेटिकली स्वतः वो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद वो जो बैटरी का डिस्चार्ज हो जाएगा, उसकी जो एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप एक छोटी समय के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन यह दीर्घ समय के लिए नहीं हो सकता। इसलिए आप इसको हम स्टोर, मुख्य रूप से इसे स्टोर नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट इसको चैलेंज पर चलेंगे। हमने 2 चैलेंज को पढ़ चुके हैं, कौन कौन? सोलर पैनल काफी महंगे होते हैं, और दूसरा हम उसे मींस की जो एनर्जी है उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, और तीसरा हो गया खराब मौसम से या बादल जैसे मौसमों में दिक्कत है। बिल्कुल सही। जैसे सोलर पैनल तो हम लगा देंगे इस रीजन्स में, लेकिन हमेशा क्या है, हमेशा जो मौसम सही नहीं होता, मौसम साफ नहीं होती, कभी बादल आ जाती है, कभी सूर्य ही नहीं निकलता, तो इन सब कंडीशंस में हमें बहुत परेशानियों को, चुनौतियों को फेस करना पड़ेगा। हमारी जो इंडस्ट्री वगैरह सब बंद हो जाएंगे, क्राइसिस टाइप के दुनिया में आ जाएगा। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन ये है कि आप सोलर पैनल तो लगाइए, लेकिन आप जो आपकी जो खपत एनर्जी है, ऊर्जा, उसकी आप 40% या 50% ही सोलर पैनल से आप प्रोड्यूस कीजिए, और बाकी जो आपके आवश्यकता है एनर्जी का, वो दूसरे सोर्स से प्राप्त कीजिए। जैसे आप विंड एनर्जी हो गया, और भी बहुत सारे रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं, जिससे आप अपने आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन आप 100% जो सोलर एनर्जी पर डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि जिस दिन खराब मौसम हो गई, उस दिन आपकी जो चौपट हो गए। तो इसलिए आप 100% तो डिपेंड नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, कम में कम 40 या 50% आप सोलर एनर्जी पर डिपेंड हो सकते हैं। और अपने आप में जहां तक मुझे लगती है कि 40 या 50% किसी देश की ऊर्जा खपत की एक बड़ी हिस्सा होती है, और इससे रियली में एक वास्तविकता में एक अच्छी क्रांति लाया जा सकता है। एक क्रांतिकारी एक आइडिया है, तो इसकी भी सॉल्यूशंस ढूंढ लिया गया। अब इसके हम नेक्स्ट चलेंगे। अभी तक क्या हमने जाना? अभी तक हमने ये जाना कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस मीन अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का हिस्ट्री क्या था, उसको क्यों, उसकी पर्पज क्या था, उसको लगाने में उसका चैलेंज क्या आएंगे, और अब हम जानेंगे कि उसकी एडवांटेज क्या है। यदि कोई देश सोलर पैनल लगा भी लेता है तो उसको उसके क्या मिलेगा, उसकी क्या क्या फायदे होंगे, उससे क्या की चेंजेस आएगी इन द वर्ल्ड। तो आप देखिए, पहला, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन मींस नेट जीरो कार्बन एमिशंस को हम प्राप्त
करना आसान हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं अभी कितनी प्रदूषण है दुनिया में 1 पॉइंट कुछ डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुकी है, जिससे जो बर्फ है, जो ग्रीनलैंड की या फिर जितने भी जो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ अर्थ की जितने भी जो आइस है वो पिघल रही है, जिससे क्लाइमेट चेंज जैसे सिचुएशंस उत्पन्न हो रही है। जो जल स्तर है समुद्र की, ओशंस की, वो बढ़ रही है। तो इन सब चीजों जो बदलाव आ रही है जो विश्व में, जो समय से बारिश होना चाहिए तो समय से बारिश नहीं हो रही है, इन सब चीजें क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रही है। हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से आज तक हमने इतने प्रदूषित किया अपने एनवायरनमेंट के, अपने एटमॉस्फेयर को, कि आज वो सभी उल्टा चल रही है। जब बारिश होनी चाहिए जब हो नहीं रही है, जब ना होनी चाहिए वहां तब हो रही है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि केरला में बाढ़ आ गया, अभी कोई बाढ़ आने की टाइम थोड़ी है। तो बारिश जब होना है तब तो हो नहीं रही है, और जब नहीं होना है तब तो हो रही है। तो इसकी क्यों हो रहा है? तो क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रही है। और क्लाइमेट चेंज क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसे दूषित कर दिया है। और इसको हम कैसे, इसके सॉल्यूशंस के रूप में एक सबसे बड़ी सॉल्यूशन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? तो नेट जीरो कार्बन एमिशंस को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अभी यूनाइटेड किंगडम की एक जगह है, आयरलैंड प्रांत है, और उसके अंदर, आयरलैंड के अंदर एक जगह है ग्लासगो। अभी जल्दी में ग्लासगो समिट चल रही है, जिसमें मोदी जी ने भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। तो बोरिस जॉनसन जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने कहा था कि 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड और 1 नरेंद्र मोदी जैसे शब्दों को प्रयोग किया था कि इनके प्रशंसा में। तो बिल्कुल हमें जहां तक लगती है बिल्कुल सही है, और एक भारत की ओर से एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी आइडिया है। और जिस दिन ये सफल होगा, अप्लाई किया जाएगा ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो एक नई क्रांति आएगी, एक नई जमाने की शुरुआत होगी, और अपने आप में एक बहुत बड़ी आइडिया है। तो आप नेक्स्ट चलते हैं, इसके नेक्स्ट एडवांटेज क्या होगा। पहला तो क्या था कि तो नेट जीरो कार्बन को एमिशंस। अब यहाँ पर एक भी और बात जान लीजिए कि नेट जीरो कार्बन एमिशंस क्या होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कार्बन को उत्सर्जन नहीं या प्रोड्यूस नहीं करेंगे, उत्पादित नहीं करेंगे। आप करेंगे, लेकिन आप जितना प्रोड्यूस करेंगे, उत्पादित करेंगे, उतना ही आप अवशोषित कर लेंगे। इसी का मतलब होता है, इसी को कहते हैं नेट जीरो एमिशंस। वो किसी भी तरीके से हो सकता है। जैसे जितना आपने कार्बन को प्रोड्यूस किया, उतना आप पेड़ पौधे को ज्यादा लगा के उसे अवशोषित कर लेंगे, या फिर आप ऐसे टेक्निक को यूज करेंगे, मशीनों को लगा देंगे जगह जगह पर, ताकि जो CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड और CO मींस कार्बन मोनोऑक्साइड को अवशोषित करे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट इसकी एडवांटेज क्या है। तो इसी को हम बोलते हैं नेट जीरो कार्बन एमिशंस मींस नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन। अब नेक्स्ट चलिए, देशों को आय का एक एक्स्ट्रा स्रोत मिल जाएगा। बिल्कुल सही। जैसे आप यहां पर देखिए, यदि कोई देश सोलर प्लांट्स जो अलायंस है उसमें जुड़ता है, उसकी मेंबर बनता है, सदस्य बनता है, तो वो अपने यहाँ पैनल लगाएगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए, जब भारत में दिन है और यहाँ पर बिजली प्रोड्यूस हो रही है, तो लेकिन यहाँ पर तो रात है ना। जब दिन भारत में है तो यहाँ जो अफ्रीका या जो अमेरिका जैसे देशों में रात होगी, और जब अमेरिका जैसे देशों में रात होगी तो भारत में क्या होगा? दिन होगा। मींस कि कहीं रात तो कहीं दिन, और कहीं दिन तो कहीं रात। तो इस तरह से चलेगी प्रोसेस। तो क्या होगा, केवल मैं इसके बारे में बता भी चुका हूं। तो जैसे छोटी छोटी देश हैं इन लोग, तो इन लोग बिजली प्रोड्यूस करेंगे किसके द्वारा? तो सोलर पैनल के द्वारा। और उनकी खपत, उनकी आवश्यकता से ज्यादा बिजली होगी तो वो अदर देशों को बेच देंगे, उससे उनकी रेवेन्यू बढ़ेगी, उनकी GDP बढ़ेगी। जैसे भारत में मीन जितनी आवश्यकता बिजली की है उतना अपना करेगा। जब भारत में दिन होगी, डे होगा, तो वहां पर बिजली प्रोड्यूस होगी, और जितने भी इसकी खपत आवश्यकता है वो अपना करेगा। इससे ज्यादा होगा तो जैसे आप यहाँ पर जैसे ओमान हो गया, फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के देश हो गए, इनको बेच देगा। और जब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जब दिन होगी तो यहाँ बिजली प्रोड्यूस होगी, तो इनकी आवश्यकता जितना होगी उससे ज्यादा होगा, तो भारत को बेच देंगे, क्योंकि भारत के एक बड़े क्वांटिटी, बड़े मात्रा में बिजली का आवश्यकता होती है। तो इस तरह क्या हो जाएगा कि सभी देशों का एक स्रोत हो जाए, मिल जाएगी, एक इकोनॉमिक, एक लर्निंग, एक पैसे की एक अलग स्रोत हो जाएगी, जिससे क्या होगा, उनकी GDP में कंट्रीब्यूट होगी और उनकी GDP आगे बढ़ेगी। और इस तरह से एक देश आगे बढ़ेगा, एक तरक्की का एक जरिया मिल जाएगा, एक स्रोत मिल जाएगा दुनिया को। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, इसकी नेक्स्ट एडवांटेज क्या है। अभी तक हमने 2 एडवांटेज पढ़ा है, कौन कौन? तो पहला, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, नेट जीरो कार्बन एमिशंस को प्राप्त कर लेंगे आसानी से। दूसरा, देशों को एक एक्स्ट्रा स्रोत मिल जाएगा आय का। और तीसरा क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को हम नियंत्रित किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो
सोलर पैनल के द्वारा। जैसे अभी जितने भी व्हीकल्स वगैरह हम चलाते हैं उससे क्या निकलता है, तो उससे CO मींस कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन होता है। इससे क्या होता है, हमारा जो क्लाइमेट चेंज जो आजकल हो रही है, इससे हमारे जो एनवायरनमेंट है, इससे हमारा एटमॉस्फेयर है ये दूषित हो रहा है, इसमें पॉल्यूशन बढ़ रही है। तो इसको हम आसानी से, क्योंकि जब हम जितने भी व्हीकल्स होंगे वो इलेक्ट्रिक हो जाएंगे या फिर एनर्जी पर बेस्ड हो जाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड हो जाएंगे, तो क्या होगा, कोयले की उत्पादन कम जाएगी, कोयले की उत्पादन कम जाएगी, या फिर हम जैसे इंपोर्ट करते हैं ऑयल वगैरह जो सऊदी अरबिया गल्फ कंट्री से, वहां से कम होगी, तो हमारी जो इकोनॉमिक GDP बढ़ेगी। इसके अलावा क्या होगा कि जब जैसे जैसे कोयला जैसे चीजें हैं, जो कोयला जैसे ईंधन है, उसको उत्पादन कम होगा, उसकी यूज लोग कम करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कमेगी, और इस तरह से हम ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, जब वर्षा होनी चाहिए जब हो नहीं रही है, और जो ओशंस की लेवल है, वाटर लेवल वो बढ़ रही है, ये सब चीजों को हम आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये हो गया आज की चर्चा का मेन स्रोत कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या होगा। आपने इसके बारे में जाना कि इसकी हिस्ट्री क्या था, इसकी पर्पज क्या, इसको क्यों लाया गया, और कर्क रेखा और मकर रेखा क्या है, और इसके अलावा आपने अभी जस्ट देखा इसकी चैलेंजेस क्या आएगी और इसकी एडवांटेज क्या, ये सब बारे में अभी आपने पढ़ा। तो इस तरह से आज की क्लास को हम समाप्त करना चाहेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर प्राप्त कीजिए, विजिट कीजिए और प्राप्त कर लीजिए। और साथ ही साथ यदि आप हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।